गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है और उसमें जो रेशनल बिहेवियर होता है वही डिसाइड करता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है और कौन सा प्रोडक्ट वो लेना चाहता है। आज हम पढ़ेंगे अंधिमान वक्र। अंधिमान वक्र को हम पढ़ते हैं, उदासीनता वक्र भी कह सकते हैं, तटस्थता वक्र भी कह सकते हैं, और अगर एक शब्द में कहें तो इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं। अंतिमान वक्र या उदासीन वक्र या तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? हमने पढ़ा कि ना, एक उपभोक्ता होता है, उसका अपना बजट होता है। उस बजट में, उस आय में वो दोनों वस्तुओं को खरीदता है। दो वस्तु इसलिए ली थी क्योंकि हम व्यष्टि पढ़ रहे हो, व्यष्टि में हम एक या दो इकाई को अध्ययन करते हैं। दो वस्तुएं खरीदता है, उसके जो बजट में आती है, और हमने बजट लाइन पढ़ी। अब अधिमान वक्र बताता है कि वो दोनों वस्तु खरीदेगा और दोनों के बीच में तटस्थ रहेगा, इसलिए इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो शरारती होता है, ठीक है, या फिर उसका ये कह सकते हैं उसका मन ललचा जाता है हर चीज का देखकर। अब उसके पास गोलगप्पे भी हैं और उसके पास आइसक्रीम भी है खाने के लिए। अब वो क्या खाना पसंद करेगा? आप उसकी मम्मी ने पूछा क्या खाओगे, उसने कहा मैं गोलगप्पे खाऊंगा मम्मी। गोलगप्पे दे दिए, गोलगप्पे खाने के लिए तैयार हुआ, तो मैं बोला ठीक है गोलगप्पे खा लिए। नहीं मम्मा मुझे आइसक्रीम भी खानी है। तो उसे गोलगप्पे भी खाने हैं और उसे आइसक्रीम भी खानी है। अब वो दोनों के बीच में ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, एक ऐसा सहयोग बनाएगा, क्या तो गोलगप्पे ज्यादा खाएगा, आइसक्रीम कम खाएगा, या फिर आइसक्रीम ज्यादा खाएगा और गोलगप्पे कम खाएगा। तो वो दोनों वस्तुओं को उपभोग करेगा, इसलिए उस बीच में क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा। तो वो जो जब हम दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं और दोनों वस्तुओं से हमें समान संतुष्टि मिलती है, उसे हम अंदिमान वक्र कहते हैं। या जो वक्र के द्वारा बताई जाती है उसे हम अंदिमान वक्र कहते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में हमने वस्तु x ली और यहाँ वस्तु y ली, ठीक है। ओ एक्स पर ली वस्तु x और ये ली अपन ने वस्तु y। अब ये जो वक्र है ना, ये बिल्कुल ना तो x को छुएगा ना y को छुएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर x को छुएगा इसका मतलब वो एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, दूसरी वस्तु से तो उसने बंद कर दी लेनी। और अगर एक को छुएगा तो वो भी उसने वो वस्तु बंद कर दी उपभोग करनी, और दूसरी वस्तु को ज्यादा ले रहा है। तो इसलिए वो किसी भी एक्सेस को, किसी भी अक्ष को नहीं छुएगा। इसलिए इसकी जो ये आकृति है वो अतिपर्वलीयकार कहलाती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या अतिपर्वलीयकार का मतलब होता है कि इसमें जो भी एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो एक के बराबर होगा, ठीक है। एरिया बिल्कुल इक्वल आएगा। अधिमान वक्र उपभोक्ता को उपलब्ध बंडलों के सेट के संबंध में उसके अधिमान को प्राय आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है। हम देख चुके हैं कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों को एक द्विआयामी आरेख से बिंदुओं के रूप में दर्शाया जा सकता है। उपभोक्ता जिन बंडलों को तटस्थ मानता है, उसकी दर्शाने वाले बिंदुओं को सामान्यतः वक्र रूप में जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र 2.5 में है। ऐसा वक्र जिसमें उन सभी बंडलों के बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ है, उसको अंदिमान वक्र कहते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि वस्तु कितनी है? दो है। दो वस्तुओं के बीच में जब उपभोक्ता तटस्थ रहता है तो उसे तटस्थता वक्र या अंदिमान वक्र या उदासीन वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अंदिमान वक्र के ऊपर स्थित एक वस्तु पर विचार कीजिए। ये बिंदु उन वस्तुओं में कम से कम एक वस्तु को अधिक मात्रा को और अंदिमान वक्र पर स्थित कम से कम एक बिंदु की तुलना में दूसरी वस्तु की कम मात्रा को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो गोलगप्पे ज्यादा खाएगा, आइसक्रीम कम खाएगा, या फिर वो आइसक्रीम ज्यादा खाएगा और गोलगप्पे कम खाएगा। लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो वो एक खाएगा और दूसरी नहीं खाएगा, वो खाएगा दोनों ही वस्तुएं। देखा जाए 2.6 पर गौर कीजिए। बिंदु सी अंदिमान वक्र को ऊपर स्थित है, जबकि बिंदु ए और बी अंदिमान वक्र के स्थित है। बिंदु सी में वस्तु एक को अधिक मात्रा है तथा बिंदु ए की तुलना में वस्तु दो की समान मात्रा है। 2.6 बिंदु ये वाला, इसमें ये यहाँ पर ये अंदिमान वक्र है,
जो पॉइंट ए और बी इसके ऊपर है, इसका मतलब जितना उनके पास पैसे हैं उन वो दोनों वस्तुओं को पूरा यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो स्तर है इसका मतलब ये है कि उनके पास तो थे, वो लेकर आए थे 100 रुपए। मैंने आपको बताया था बजट रेखा हम कैसे बनाते हैं। तो वो 100 रुपए लेकर आए थे। अब यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ कितने यूज करे, 50 रुपए। अभी भी उनके पास कितने रुपए बचे, 50 रुपए। तो वो अपनी संतुष्टि को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, इस वक्र पर आने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो सी बिंदु है, ये डिमांड बंडल मतलब इसमें 150 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उनके पास तो कितने रुपए, 100 रुपए। तो यहाँ पे वो नहीं जा सकते, वो यहाँ पर भी नहीं रहेंगे और यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो वो कौन से बिंदु पे रहेंगे, ए और बी पर रहेंगे। यही इसमें समझाया हुआ है। अब आप ध्यान से इसकी व्याख्या सुनिए। देखिए, इसमें बताया है, रेखा चित्र 2.6 को गौर से देखिए। बिंदु सी अंदिमान वक्र के ऊपर स्थित है, जबकि बिंदु ए और बी अंदिमान वक्र पर स्थित है। इसका मतलब दोनों के बीच में कैसा है वो बताया गया है, समान संतुष्टि बताइए। मैंने आपको बताया था जब एक ही अंदिमान वक्र पे दोनों बिंदु हो तो समान होती है। बिंदु सी में वस्तु एक की अधिक मात्रा तथा ए की तुलना में वस्तु दो की समान मात्रा है। बिंदु बी की तुलना में सी बिंदु पर वस्तु दो की अधिक मात्रा तथा वस्तु एक की समान मात्रा है। साथ ही अंदिमान वक्र के ए बी खंड पर स्थित अन्य बिंदुओं की तुलना में इससे दोनों वस्तुओं को अधिक मात्रा भी है। यदि अधिमान एकादिष्ट है तो बिंदु सी में दर्शाए हुए मंडलों के उन मंडलों को अपेक्षा अधिमानता दी जाएगी जो खंड ए बी पर स्थित बिंदुओं द्वारा दर्शाए गए हैं, और इस कारण उसे अंदिमान वक्र पर दर्शाए सभी बंडलों की तुलना में अधिमानता दी जाएगी। इस प्रकार अधिमान की एकदिष्टता का ये आशय है कि अंदिमान वक्र के अधिक ऊपर स्थित बिंदु उस बंडल को प्रदर्शित करेगा जिसमें अनुमान वक्र पर स्थित बंडलों के बजाय अधिमानता दी जाती है। उसी तथ्य के आधार पर ही ये भी सिद्ध किया जा सकता है कि यदि उपभोक्ताओं का अधिमान एकादिष्ट है तो अंदिमान वक्र के नीचे स्थित कोई भी बिंदु ऐसी बंडल को दर्शाता है जो अंदिमान वक्र पर दर्शाए गए बंडलों की तुलना में निम्न स्तरीय है। रेखाचित्र 2.6 में उन बंडलों को दर्शाया गया है जो अंदिमान वक्र पर दर्शाए गए बंडलों में निम्नलिखित हैं, निम्न स्तरीय हैं, और उन बंडलों को भी जिन्हें अधिमानता दी गई है। मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें ये जो बंडल है, ये देखिए ये निम्न स्तरीय है ना, इसमें वो ये वाले वस्तुओं को नहीं यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ए और बी पर समान संतुष्टि मिल रही है, और सी बिंदु पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि सी बिंदु उसकी पहुंच के बाहर है। अनुमान वक्र का आकार, इसका आकार हमेशा उन हमेशा कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को घटा रहे हैं। मतलब वो बच्चा गोलगप्पे खाने के लिए आइसक्रीम को घटा रहा है या आइसक्रीम खाने के लिए गोलगप्पे की मात्रा को घटा रहा है। तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन दर तथा अधिमान वक्र की प्रावक्ता। प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। जैसे वो बच्चा गोलगप्पे उसको ज्यादा खाने, तो वो आइसक्रीम छोड़ता जा रहा है और गोलगप्पे ज्यादा खाता जा रहा है। और अगर उसको आइसक्रीम ज्यादा खानी है तो वो गोलगप्पे की मात्रा कम कर रहा है और आइसक्रीम की मात्रा ज्यादा कर रहा है। तो हम गोलगप्पे की जगह आइसक्रीम का और आइसक्रीम की जगह गोलगप्पे का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन दर। और जब धीरे धीरे हम गोलगप्पे ज्यादा खा रहा है वो बच्चा, अब धीरे धीरे वो गोलगप्पा ज्यादा खाएगा तो उसको मिर्ची भी लग सकती है। हो सकता है वो बाद में थोड़ा कम होने लग जाए गोलगप्पे। तो जैसे जैसे वो मात्रा को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी जो संतुष्टि है वो कम होती जाएगी। मतलब अब वो उस वस्तु को कम खाना शुरू करेगा और उसे बाद में बंद ही कर देगा, और उससे उसको ऋणात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे आप आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं तो आइसक्रीम पहले तो आप पहली वाली आइसक्रीम अच्छी लगेगी, दूसरी जैसे खाओगे तीसरी चौथी पांचवी तक पहुंचोगे वैसे आपका गला बंद होने लग जाएगा। आपको लगने लग जाएगा कि अब आप आइसक्रीम नहीं खा सकते। तो आप उस आइसक्रीम को फिर भी आप खा रहे हो तो आपका गला बंद होगा, फिर आपको ना जुकाम सा फील होगा, मतलब कि तबीयत खराब होती जाएगी। तो उससे आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे, आप कहोगे कि आइसक्रीम मुझे नहीं खानी। तो इस यही होता है इसमें प्रतिस्थापन दर। और ये इसलिए गिरता हुआ है क्योंकि यहाँ पर हास्यमान प्रतिस्थापन की दर है। मतलब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हुए हैं अपन, तब उस वस्तु की जो संतुष्टि है जो हमें प्राप्त होती है वो गिरती जाती है। अनुमान वक्र पर किन्हीं दो बिंदुओं x1 x2 और x1 प्लस डेल x
वन x2 प्लस डेल x2 पर विचार करें। अधिमान वक्र पर x1 x2 से x1 डेल x1 और x2 प्लस डेल x2 की ओर गति पर विचार करें। सीधी रेखा की प्रावंकता को जो इस दो बिंदुओं को जोड़ती है, अधिमान वक्र पर वस्तु 2 की मात्रा में परिवर्तित वस्तु 1 के 1 इकाई परिवर्तन के अनुरूप हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा के प्रावणता का निरपेक्ष मूल्य x1 x2 तथा x1 प्लस डेल x1 x2 प्लस डेल x2 के बीच विस्थापन दर को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने आपको बताया x1 और डेल x का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब x1 उसने लिया और फिर x1 में जो उसने परिवर्तन किया या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, और x2 लिया उसमें भी उसने जो परिवर्तन किया कि x1 को बढ़ाने के लिए उसने x2 को कम कर दिया, मतलब उसने गोलगप्पे बढ़ाने के लिए आइसक्रीम कम कर दी। और अगर वो ये भी कर सकता है कि वो आइसक्रीम बढ़ाने के लिए गोलगप्पे कम कर दिए। अधिकांशतः छोटे परिवर्तनों की स्थिति में x1 x2 और x1 प्लस डेल x1 x2 प्लस डेल x2 दोनों बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की प्रावंकता अधिमान वक्र पर x1 x2 की प्रावंकता के अनुरूप कम हो जाती है। इस प्रकार बहुत छोटे परिवर्तनों की स्थिति से किसी बिंदु पर अधिमान वक्र को प्रावंकता का निरपेक्ष मूल्य की सहायता से उस बिंदु पर उपभोक्ता की विस्थापन दर को मापा जा सकता है। प्राय छोटे परिवर्तनों को लिए वस्तुओं और वस्तु 2 के बीच विस्थापन दर को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। पहली बार प्रतिस्थापन की सीमांत दर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्रतिस्थापन की दर होती है। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर इसने इसलिए इसको नाम दे दिया क्योंकि इसमें एक वस्तु के प्रयोग करने पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग या तो ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, तो दोनों वस्तुओं में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमने प्रतिस्थापन की दर का नाम लिया। लेकिन प्रतिस्थापन की सीमांत दर कुछ नहीं होती, सिर्फ प्रतिस्थापन की दर होती है, जिसे हम MRS XY भी कहते हैं। यदि अधिमान एकदिष्ट है तो अधिमान वक्र की दिशा में वस्तु एक की मात्रा में वृद्धि और वस्तु 2 की मात्रा में कमी के साथ संबंध रहती है। इसका अभिप्राय यह है कि अधिमान वक्र की प्रावंकता ऋणात्मक है। इस प्रकार अधिमान को एकदिष्टता या इंगित करती है कि अधिमान वक्र की प्रावंकता नीचे की ओर से है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो वक्र है ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ऋणात्मक दिखाता है। और ये ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन की जो दर है वो हास्यमान है, वो गिरती हुई है। मतलब हम एक वस्तु का उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग कर रहे हैं। रेखाचित्र 2.8 के प्रतिस्थापन के हास्यमान सीमांत दर वाले अधिमान वक्र प्रदर्शित किया गया है। अधिमान वक्र अपने मूल की तरफ उन्नत है, मतलब ये मूल की तरफ उन्नत है, मतलब ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स देखिए दो होते हैं, एक होता है नतोदर और एक होता है उन्तोदर। ये नतोदर है, ये देखिए इसे हम नतोदर कहते हैं और इसे हम उन्तोदर कहते हैं। इसे हम कॉन्वेक्स और इसे हम कॉनकेव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वस्तु की जैसे से आप मात्रा को दूसरी वस्तु की जगह बढ़ाते, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने की दूसरी का त्याग कर रहे हैं, तो इसे हम हास्यमान कहते हैं। और इसमें शेप ऐसे बनती है, और इसमें दो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग हम कम कर रहे हैं, तो इसलिए ये कैसे बनता है, कॉनकेव बनता है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। देखिए ये सारे इसमें बताया प्रतिस्थापन की सीमांत दर, धीरे धीरे हम एक वस्तु को इकाई के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम y की मात्रा त्याग करने के लिए x को घटाते जा रहे हैं। y कम, धीरे धीरे हम x की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब y की मात्रा भी कम हम त्याग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हास्यमान प्रतिस्थापन हास्यमान का नियम लागू हो रहा है। ये होता है अंदिमान मानचित्र। अंदिमान मानचित्र जो है वो जॉनसन ने दिए थे, और उन्होंने कहा था कि ये बताते हैं कि एक उपभोक्ता की पसंद और रुचि क्या है। जैसे जैसे ये एक दूसरे के क्या है, ऊपर चढ़ रहे हैं, देखिए पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है एक दूसरे के। और इसका मतलब बताता है कि अगर हम ये IC1 है, ये IC2 है और ये IC3 है, अगर हम यहाँ C बिंदु पर आ जाए ना, ए से ज्यादा संतुष्टि B पे मिलेगी और B से ज्यादा संतुष्टि C पे मिलेगी। मतलब ये जितना ऊंचा जाएगा उतनी ही संतुष्टि उपभोक्ता को ज्यादा प्राप्त होगी। और संतुष्टि मैंने आपको बताया था कि हम जो
उपभोग कर रहे हैं, उससे हमें जो खुशी मिलती है उसको हमने संतुष्टि के रूप में नापा है। वो उपभोक्ता की जो शक्ति है उसको हमने संतुष्टि के रूप में नापा है। कैसे मापा है? अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं और आपको मूवी अच्छी लगती है, तो 250 का टिकट आया, तो आप ये कहोगे कि मेरे पैसे वसूल हो गए। मतलब आपने अपने पैसों को जो लिया, वो एक तरीके से अपनी संतुष्टि को पैसों के रूप में मापा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, मतलब हम IC1 से 2 3 पे जाएंगे, या A B C से जाएंगे, तो C पे हमें ज्यादा मिलेगी संतुष्टि और A पर हमें कम मिलेगी। इसलिए जब ये उसकी संतुष्टि को बता रहे हैं, उपभोक्ता की रुचि को बता रहे हैं, उसे हम अंदिमान मानचित्र कहते हैं, जो हमें जॉनसन ने दिया था। अंदिमान मानचित्र सभी बंडलों पर उपभोक्ता के अंदिमानों को अंदिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया जाता है। वैसे जैसा कि रेखाचित्र 2.9 में दर्शाए गए, इसे उपभोक्ता का अंदिमान मानचित्र कहते हैं। अंदिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं उन बंडलों को प्रतिद्वंदित करती है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानते हैं। अधिमानों की एकादिष्टता का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अधिमान वक्रों के बीच ऊपर वाले बंडलों पर स्थित बंडल को नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों से अपेक्षा अधिमान दी जाएगी। मतलब ये ज्यादा प्रेफरेंस उसको देगा, सी बिंदु को देगा ए बिंदु की तुलना में या बी बिंदु की तुलना में, क्योंकि सी बिंदु में उसको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब उपयोगिता क्या होती है? संतुष्टि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। उपयोगिता क्या होती है? संतुष्टि को प्राप्त करने वाली शक्ति होती है, जिसे हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे आप बहुत भूखे हो और आपको भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी। अब है ना, आप घर पे गए और आपको ना पूरी ना प्लेट में आपकी मनपसंद सारी चीजें हैं, मटर पनीर है, पुए हैं, मालपुए हैं, है ना, और खीर है, सब चीजें। अब वो आप खाने बैठे, आपको इतनी भूख लगी कि आपने उसको पूरी प्लेट को खत्म कर दिया 5-10 मिनट में। आपको उसको खाकर जो अच्छा लगा ना, वो जो अच्छा लगा वो ही उपयोगिता है। बस इसे ऐसे समझे। प्राय बंडलों को इस प्रकार क्रम संख्या पे संख्या देकर, जिससे कि उनका श्रेणी या कोटि निर्धारण सुरक्षित रहे, अधिमानों को प्रदर्शित करना संभव है। श्रेणीकर को बनाए रखने के लिए अधिमानता प्राप्त बंडलों को एक ही अंक देने हैं और अधिमानता प्राप्त बंडलों को अधिक अंक देने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए बंडलों के दिए गए उन अंकों को उन बंडलों की उपयोगिता कहा जाता है। साथ ही उस प्रकार अनुमान की उपयोगिता अंकों के रूप में प्रस्तुत करने उपयोगिता फलन अथवा उपयोगिता प्रतिरूप भी कहा जाता है। अतः उपयोगिता फलन के अंतर्गत प्रत्येक उपलब्ध बंडल को इस प्रकार एक संख्या दी जाती है, जिससे कि किन्हीं दो बंडलों के बीच यदि एक को दूसरे की तुलना में अधिमान दी जाए, तो अधिमान बंडल की ऊंची उपयोगिता संख्या दी जाए, तथा यदि दोनों बंडल तटस्थ हैं तो उन्हें वही उपभोक्ता संख्या दी जाएगी। ये ध्यान देख महत्वपूर्ण है कि अधिमान आधारी होती हैं और उपयोगिता संख्याएं केवल अधिमानों के प्रतिनिधित्व करती हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन करती हैं। समान अधिमानों के अनेक उपयोगिता प्रतिरूप हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बंडल बनाए, ये बंडल बना लिए इसने। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात है जो हम लिख सकते हैं इसमें। देखिए मैं आपको बताती हूँ ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि जो हमारी उपयोगिता है, ये फलन है किसका? x1 एक वस्तु, x2 दूसरी वस्तु, x3 तीसरी वस्तु। और u0 का मतलब है कि u0 का मतलब है ये तटस्थ है, मतलब ये अपना अधिमान वक्र बता रहा है, अंदिमान वक्र बता रहा है। कैसे बता रहा है? u0 किसका फलन है? x1, x2 और x3। मतलब ये इन तीनों के बीच में तटस्थ है, ये इन तीनों का उपभोग करेगा। और ये u का मतलब है कि ये किसको बता रहा है? ये हमारे यहाँ मात्रात्मक को बता रहा है और ये गुणात्मक को बता रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का इष्टतम चयन। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, अब मैंने आपको क्या क्या समझाया, पहले हम वो समझेंगे और इसके ऊपर एक निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करेंगे, जिसको समझना बहुत जरूरी है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि अंदिमान वक्र क्या होता है, और अंदिमान वक्र में
अंदिमान वक्र में जो मानचित्र है वो क्या होता है, हास्यमान सीमांत दर क्या होती है, कौन सा बिंदु निचतम होता है और कौन सा बिंदु ऊपर की तरफ होता है, मतलब कौन सुपीरियर और कौन इंफीरियर है, और हम कौन से बिंदु को प्रेफर करेंगे, मतलब जो तटस्थ वक्र पे पाए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था डायग्राम में ए और बी बिंदु को हम प्रेफर करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि ना तटस्थ मानचित्र क्या होता है, हास्यमान सीमांत दर क्या होती है, हमने पढ़ा था कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, ये पढ़ा हमने। ठीक है, अब हम उपयोगिता पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उपभोक्ता का इष्टतम चयन। इष्टतम चयन, इसे पढ़ने से पहले आपको इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यही बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं परिभाषाओं में, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और एक हास्यमान सीमांत नियम बनता है, वो हमें अच्छे से करना है। वो नियम यही कहता है जो मैंने अभी आपको बताया, कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की इकाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। उसे हम, और कौन सी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसे हम हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। मैं आपको कल और अच्छे से कवर करूंगी इसको चैप्टर को, और आपको अच्छे से और चीजें समझा दूंगी जो इसमें मेंशन नहीं है, और उससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बार बार ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ इतना सही है कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाते या जिनके पास टीचर अवेलेबल नहीं होते, वो इन वीडियो से अपनी नॉलेज को बढ़ा सके और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। इसलिए आप इतना करिए कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और वो पढ़ सके, उनके अच्छे नंबर आ सके। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। कल इसको हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को।